हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज के सेशन में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इसके 7वें एपिसोड को आपके सामने रखेंगे। 20 नए वर्ड्स, 5 MCQs, 30 सेकंड की समय सीमा, वही सारी पुरानी बातें। और उम्मीद ये है कि आप सब इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपने पिछले दिन लाए गए सारे सेशंस को देखा भी होगा, नोट डाउन किया होगा और उसमें से अधिकांश शब्द आपके जहन में होगा जरूर। एक दिन इसी बीच में हम इस पर एक टेस्ट भी आयोजित करेंगे और वो टेस्ट कोशिश करेंगे कि लाइव हो, जहां पर कि हमने जो पढ़ाया है उसमें आपने कितना पढ़ा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको भी उस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो इसीलिए जरूरी है कि जितने एपिसोड्स लाए जाते हैं आप उसको रिवीजन जरूर करें और अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। चलिए, आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए MCQs को आपके सामने रखते हैं। वही 30 सेकंड की समय सीमा है। अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए जवाब दीजिए। अगर आप सफल होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जवाब हमसे जानिए और कोशिश कीजिए कि आपके जहन में बना रहे, क्योंकि इसी पर कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन का सवाल निर्भर करता है। सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और मैं बस आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सेशन अभी मैं ला रहा हूं ये आपके आगामी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ना और नहीं देखना कहीं ना कहीं आपके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हानिकारक हो सकता है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सबने नोटबुक और पेन तलाश लिया होगा, साथ में स्थिर हो गए होंगे और अब आप तैयार हैं सेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सा है ये सवाल और उम्मीद है कि आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, कह रहा है कि अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, मतलब क्या है कि ऐसा गीत जो किसी के मृत्यु होने पर गाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का शोक गीत होगा, दुख के गीत होंगे जो कि किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। पहला सवाल है ऑड, और ऑड का मतलब होता है अ लिरिक पोएम विद कॉम्प्लेक्स स्टेंजा फॉर्म्स, है ना। ये एक लिरिक पोएम होता है, कविता या संबोधन गीत कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्टेंजा फॉर्म में होता है उसको कहते हैं ऑड। मतलब है कि कविता या संबोधन गीत। तो ये मेरा आंसर यहां पर दिख नहीं रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिटर्जी कहता है अ फिक्स फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड एक्शंस यूज्ड इन पब्लिक वर्शिप इन सम रिलीजन्स स्पेशली क्रिश्चियनिटी। मतलब है कि ईसाई के एक विशेष प्रकार की पूजा की बात की जा रही है, जो क्या होता है एक्शन यूज्ड इन पब्लिक वर्शिप इन सम रिलीजन्स। विशेष करके यहाँ पर ईसाइयों की बात की जा रही है ना। गिरजाघर में होने वाली विशेष प्रकार की पूजा को हम कहते हैं लिटर्जी। क्या कहते हैं? लिटर्जी। अगला देखिए एलेजी। एलेजी का मतलब होता है अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस। मतलब मैंने पहले ही कहा कि जैसे लिखा हुआ है किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है तो वो दुख के गीत होंगे, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, जो कि उदासी और दुख को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। मतलब है कि उनके लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब है कि शोक गीत या करुण गीत कहते हैं एलेजी को। तो मेरा स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर आंसर है। और एक आखिरी जो शब्द है सोनेट, मैं इसकी चर्चा अभी कर दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे बताने से पहले फटाफट मुझे बताइए कि क्या आपने ये शब्द पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो इस शब्द की चर्चा मैंने किस एपिसोड में की है मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। और मैं यही कहूंगा कि आप मुझे
बिना ढूंढे हुए बताइए तो समझ में आएगा कि आपने जो है इसको अपने जहन में रखा है और ये आपको याद है। वैसे हम आते हैं इसके मीनिंग की तरफ। अ वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। चतुष्पदी कविता जिसमें 14 पद होते हैं, मैंने इसकी चर्चा की थी। चतुष्पदी कविता कहते हैं सोनेट को। तो इसमें जो सही आंसर इसका दिख रहा है वो है इसका आंसर नंबर सी, दैट मींस एलेजी। ऐसा गीत जो उदासी व्यक्त करने के लिए गाया जाता है, विशेष करके किसी की मृत्यु पर। क्या कहते हैं? एलेजी कहते हैं। पहला क्या था? ओड, मतलब है कविता या संबोधन गीत होता है जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेंजा फॉर्म में होता है। दूसरा लिटर्जी का मतलब है कि गिरजाघर में होने वाली एक विशेष प्रकार की पूजा को कहते हैं। और सोनेट आपको पता है कि ये चतुष्पदी कविता कहलाती है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? रब और वाइप आउट, है ना? रब और वाइप आउट, इसका मीनिंग सीधा सीधा है कि मिटाना, है ना, खत्म कर देने के सेंस में है। पहला देखिए क्या है? इफेस। इफेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर, टू रिमूव समथिंग, है ना, किसी चीज को डिसअपियर कर देना या रिमूव कर देना, मिटाने के सेंस में यहां पर होता है इफेस। अब रिमूव का मतलब देखिए टू टेक समबडी समथिंग ऑफ और अवे, टू मेक समबडी लीव हिज और हर जॉब और पोजीशन। रिमूव का मतलब होता है किसी जगह से हटा देना, उसको मिटाने के सेंस में नहीं आ रहा, उसको वहां से हटा दिया। किसी पद पर है, कहीं पर है, कुछ रखा हुआ है, वहां से हटा दिया, या फिर किसी पद पर आप हैं, वहां से उसको हटा दिया। तो क्या कह रहा है? टू टेक समबडी और समथिंग ऑफ और अवे, टू मेक समबडी लीव हिज और हर जॉब और पोजीशन। मतलब यह है कि निकालना, दूर करना या चुराना। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव। अब देखिए यहां पर प्लंडर किसको कहते हैं? टू स्टील गुड्स वायलेंटली फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग वॉर। मतलब युद्ध के समय में जो लूटपाट होती है ना, सेना किधर से जा रहा है तो लूटते हुए जा रहा है, या लोग जो लूटपाट करते हैं। क्या कह रहा है? टू स्टील गुड्स वायलेंटली फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग वॉर। युद्ध के समय में जो लूटपाट करते हैं, लूटते हैं, उसको कहते हैं प्लंडर। और टर्मिनेट का मतलब जानते ही हैं, टू एंड और स्टॉप, है ना, किसी भी कारण से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जहां पर कि उसको रोका जा सके या समाप्त किया जा सके, उसको कहते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका आंसर जो है वो है ए, एफएस, मतलब है मिटाना। क्या है? टू मेक समथिंग डिसअपियर, टू रिमूव समथिंग, मतलब है किसी चीज को मिटाना या समाप्त करना। अगला रिमूव बहुत आसान है, बहुत कॉमन है ये शब्द, जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं आए दिन दैनिक जीवन में। हाँ, एक नया शब्द यहां पर है प्लंडर, जिसका मतलब होता है कि युद्ध के समय में जो वायलेंटली, हिंसात्मक तौर पर कुछ चुराया जाए, लूटा जाए, लूटपाट करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं प्लंडर का। और टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समाप्त हो चुका है इसका भी समय। कह रहा है अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजिली, है ना, डिसगस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज। अब यहां पर देखिए डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है कि चिढ़ जाना या नाराज हो जाना, है ना, चिढ़ा हुआ या नाराज, ठीक है, चिढ़ा हुआ चिढ़ा हुआ या नाराज। ये किसकी मीनिंग है? डिसगस्टेड की। अब क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, जो बहुत मतलब चूजी होता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, एंड इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना ना बहुत कठिन होता है, मतलब जो बहुत आसानी से नहीं मानता है। अब कह रहा है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का मतलब देखिए मैंने पहले ही उस दिन बताया था, शायद मैंने चर्चा की थी कि कहीं पर चर्चा हुई थी, एंथ्रोप मानव से कहीं ना कहीं
जुड़ा हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, मानव शास्त्र कहते हैं। हाँ, मैंने इसकी चर्चा भी की है, और कहाँ की है अगर आप मुझे बता सके कमेंट में, और आपको ये भी आप बताइए कि उसका क्या मतलब है, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखिए जरूर। ऐसे मैं कभी कभी जो है ताज्जुब हो जाता है मुझे, मैं जब देखता हूं अपने वीडियो के स्टैटिस्टिक्स को, कि पता नहीं आप सब क्या करना चाहते हैं। खैर, मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बता दूं कि आप वीडियो देखो नहीं देखो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, 4 महीने पहले 5 महीने पहले क्या हुआ है ये मुझे पता है कि वीडियोस बहुत दिन तक नहीं आई है, लेकिन अब ये मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्वस्थ रहते भर में ये नहीं होगा। मैं वीडियो डालूंगा, अब ये आपके ऊपर है, जिनको देखना है वो देखते ही हैं। एक बच्चा भी अगर यहां से पढ़ लेगा ना तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी। तो इसलिए वीडियो तो आने वाला है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड हम कौन होते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो मैं करा रहा हूं आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत देखिए ना। लेकिन ये पूछा जाता है बॉस, 2 से 3 क्वेश्चन होता है। एसएससी सीएचएसएल के पीटी में, सीजीएल में पूछा जाता है, सीजीएल के मेन में तो 10-10 क्वेश्चन होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। क्या करेंगे? और नहीं भी होगा ना तो इंग्लिश के पैराग्राफ को समझने में अगर ये सारे शब्द आ जाएंगे तो आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे तो कहां से आंसर कर पाएंगे, कहां से पैराग्राफ को समझ पाएंगे। समझिए, ये जरूरी है। और यहां 10 से 15 मिनट का समय आपके लिए इतना महंगा है, जो कि आपको देना है, अपने लिए देना है। ये आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये महंगा है। काश कि हम लोगों के समय में इस तरीके के सोर्स अवेलेबल होते जहां पर कि हम फ्री पढ़ सकते, नए शब्द सीख सकते, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता। पता नहीं आप लोग कैसे रोक पाते हैं खुद को और कैसे नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट नो। मुझे मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए बॉस, क्योंकि इसके अलावा ना बेहतर साथी आपका कोई नहीं है। चाहे कोई भी हो आपका दुनिया में, वो साथ छोड़ेगा, ये आपके मरते दम तक आपके साथ रहता है। चलिए, क्या कह रहा है? मिज़ेंथ्रोप। तो एंथ्रोप का मतलब कहीं ना कहीं मानव से है, और ये जो मिस और मिसो होता है इसका नफरत से है। देखिए क्या कह रहा है? पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, है ना। मैंने मनुष्य गंध की बात कही थी। मिज़ेंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी, है ना, जो मानव से नफरत करता हो, दूसरे को अवॉइड करता हो, उसको पसंद नहीं है। तो देखिए यहां पर मिस और मिशो लगा हुआ है ना, ये जहां जहां भी रहेगा ना नेगेटिव आएगा। जैसे मिसोजिनिस्ट है, अब गायनी शब्द है, ये नारी के लिए यूज होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है। तो मिसोजिनिस्ट है, मिस का मतलब नफरत से है, तो मिसोजिनिस्ट का मतलब हो गया जो नारी से नफरत करे। तो अगर आप एक शब्द को यहां पर समझ रहे हैं, और एंथ्रोप जहां जहां, जैसे देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिला फिलो होता है, इसका मतलब प्रेम से होता है। एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, और फिलेंथ्रोप कहते हैं तो इसका मतलब होता है जो मानव से प्रेम करे, वो इसका अपोजिट वर्ड होगा। अब मैं यहां पर भी कुछ शब्द की जानकारी दे रहा हूं। अब जो चतुर चालाक लोग हैं वो इसको भी लिख लेते हैं कि मिज़ेंथ्रोप बोल बताया, मिसोजिनिस्ट बता दिए, फिलेंथ्रोप बोल दिया। तो ये जानकारी है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ऐसे सेशंस आते रहेंगे तो इसमें बताता रहूंगा। तो मिज़ेंथ्रोप का मतलब है जो मानव द्वेषी होते हैं, जो अवॉइड करते हैं, नफरत करते हैं, उनको कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। अगला देखिए, फैस्टिडियस। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। मतलब ऐसे इंसान जिसको कि खुश करना बहुत मुश्किल होता है, वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहता है और जल्दी चिढ़ जाता है। तो सेंस यहां पर आ ही रहा है, तुनक मिजाज कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं मेरा ये सेंस यहां से दिख रहा है। सेलेक्टर बहुत ही कॉमन है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रील पोर्शन और इवेंट। नहीं, ये यहां पर गड़बड़ है। सेलेक्टर का मतलब होता है चयनकर्ता, जो किसी चीज को चुने, है ना, चयन करता है, चुनने वाला। सेलेक्टर बहुत कॉमन है, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, समथिंग इंटेंशनली, है ना, अस्पष्ट, संदेहजनक या दुविधापूर्ण। अब क्या है एम्बिगुअस का मतलब? क्या हो गया यहां पर कि हैविंग एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। अब जिसका एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग होगा वो क्या होगा? दुविधाजनक होगा, है ना, संदेहपूर्ण होगा, अस्पष्ट होगा। समटाइम्स इंटेंशनली, कभी कभी क्या होता है कि इंटेंशनली अगर ये बात रह जाए तो उसको हम कहते हैं अस्पष्ट, संदेहजनक या दुविधापूर्ण। तो यहां पर जो मेरा स्पष्ट आंसर दिख रहा है वो है बी, और ये है फैस्टिडियस। इसका जो आंसर है वो है बी। देखिए मैंने इसमें भी बहुत सारी चीजें समझाई। तो ये शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब इतना लंबा शब्द हम इस्तेमाल करें, इससे अच्छा है कि एक शब्द हम अपने बोलने में इस्तेमाल करें कि राम इज अ मिज़ेंथ्रोपिस्ट। तो समझ में आ गया कि भाई राम को जो है ना दूसरे लोगों से नफरत है, वो मानव द्वेषी है। तो यही होता है भाषाई। ये इतना लंबा लिखे, एक शब्द से काम चल गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड, उसके लेवल को बढ़ाएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर नहीं भी सोचते हैं ना, तो अगर आप लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। कि अगर कहीं पर कोई आर्टिकल है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, अगर ये शब्द है तो आसानी से समझ सकते हो। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमाबद्ध, है ना, कोई लिमिटेड स्पेस है, बंधा हुआ स्पेस है, चारों तरफ से बंद है, तो उस चीज से जो डर लगे, वो वैसी परिस्थिति से जो डर लगे, एक्सेसिव डर, उसको क्या कहते हैं। अब देखिए डर को क्या कहते हैं पता है? फोबिया, है ना। और सरप्राइजिंगली आपको एक बात पता है? नहीं पता होगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ढूंढे नहीं होंगे। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें 4 एपिसोड में सिर्फ मैंने फोबिया की चर्चा की है। 4 मतलब 100 से ऊपर, 100 तरह के डर की बात मैंने वहां पर की, और इस पर सवाल पूछता ही पूछता है। वो है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स का प्लेलिस्ट। उसमें हमको लगता है 6 या 7वें एपिसोड के बाद इसकी चर्चा की है, उसी में से 4 है। देखिए पहला क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब होता है? देखिए कि सिम्पटम ऑफ रेबीज इन ह्यूमन कंसिस्टिंग ऑफ एन एवर्जन टू swallowing liquids, a morbid fear of water। morbid मतलब मरने का डर, ऐसा डर कि लगे कि पानी छुएंगे तो मर जाएंगे। आपको पता है बहुत लोगों को कुत्तों से प्रेम होता है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों से प्रेम नहीं करना चाहिए, जानवरों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को देख करके करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुत्ता काटने से एक बीमारी हो जाती है रेबीज। और रेबीज का एक लक्षण है कि उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है, ना वो पी सकता है, ना नहा सकता है, ना छू सकता है। और सोचिए कि वो कैसी स्थिति होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगे, उस डर को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जल से डर। दूसरा क्या है? बैथोफोबिया, एन अनरीजनेबल फियर ऑफ डेप्थ। गहराई से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं बैथोफोबिया, गहरे स्थान का भय जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं बैथोफोबिया। क्रायोफोबिया देखिए, अ मॉर्बिड फियर ऑफ फ्रीजिंग, है ना, ठंड से, जमने से जो मृत्यु जैसा भय होता है उसको कहते हैं क्रायोफोबिया। एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं ठंड का अतार्किक डर है, मतलब वो ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी जो लगे, कहते हैं मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस, है ना, कि मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? जो रोगी कर दे, मतलब मरने जैसा भय हो जाए जिसको, एकदम मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन कन्फाइंड स्पेसेस, एक सीमाबद्ध क्षेत्र में किसी को अगर बंद कर दे और उससे जो डर लगता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। यहां 4 तरह के डर की बात मैंने की है। पहला है हाइड्रोफोबिया, और ये एक प्रकार का लक्षण है जो रेबीज, कुत्ता काटने से, है ना, सिम्टम्स ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस, इंसान में ये लक्षण पैदा होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, मतलब किसी प्रकार से पानी से डर होना। उसके बाद है बैथोफोबिया, गहरे स्थान, डेप्थ से जो डर होता है उसको कहते हैं बैथोफोबिया। क्रायोफोबिया कहते हैं जमने का जो एक अतार्किक, इलॉजिकल है वो, कि मतलब जम करके मर जाएंगे हम, उस तरह के डर को कहते हैं क्रायोफोबिया। एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि सीमाबद्ध इलाके से जो होता है ना, बीइंग क्लोज्ड इन कन्फाइंड स्पेस। तो यहां सीधा सीधा जिसका आंसर दिख रहा है, मेरा आंसर दिख रहा है डी। देखिए ये सब सवाल ऐसा ना पढ़ के मजा भी आता है, यार इस डर को इंग्लिश में ये कहते हैं, ऐसे होता है। तो पढ़िएगा तो मजा आएगा, और एग्जामिनेशन में पूछेगा, जब बनाइएगा तो दुगुना मजा आएगा। चलिए सेशन के आखिरी पड़ाव पर आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? हेड ऑफ मॉन्क्स इन एबे। एबे का मतलब होता है ये ईसाइयों का मठ होता है, जैसे हमारे यहां होता है ना, है ना, ये ईसाइयों के मठ को कहते हैं एबे, ईसाइयों का मठ, जहां मठाधीश रहते हैं, धर्मगुरु जिसको कहते हैं। और पहला है पादरी। पादरी किसको कहते हैं? क्रिश्चियन प्रीस्ट, द लिटिल ऑफ प्रीस्ट और चैपलिन इन सम कंट्रीज, है ना। पादरी सीधा सीधा है, जो ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं उसको पादरी कहते हैं। अब डीन आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज ऑफ डिवीजन ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जो कॉलेज के अध्यक्ष होते हैं उसको डीन कहते हैं। बहुत जगह पे, बहुत सारी फिल्मों में आपने सुना होगा, और मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन है। ये दोनों जो मैंने बताया, इसमें बताइए कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता था, और ऐसे व्यक्ति जरूर बताना कि जिनको नहीं भी पता था। इसका मतलब है कि भाई साहब बताइए, आप डीन का मतलब नहीं सुने हैं? हाँ जी, वो कौन सी मूवी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो लाफ्टर थेरेपी वाला जो टकलू है वो डीन ही है।
कई बार चर्चा हुई है उसकी फिल्म में, तो फिल्म ही देखते हैं तो वहां से भी शब्द सीखना चाहिए। अंग्रेजी तो सर हवा में है, बस पकड़ के पॉकेट में रखने की जरूरत है, पकड़ना ही नहीं चाहते। चलिए, एबट इसका मतलब होता है सुपीरियर ऑफ एन एबे ऑफ मॉन्क्स। देखिए स्पष्ट दिख गया, यहां पर एबे दिख रहा है, यहां पर भी एबे दिख रहा है। सुपीरियर ऑफ एन एबे मतलब ईसाइयों के मठ का जो सुपीरियर है एबट, है ना। एबट का मतलब होता है मठाधीश, है ना, मठ का जो सुपीरियर होता है ईसाइयों के लिए होता है। अगला जो है डीकन, डीकन का मतलब होता है अ प्रोटेस्टेंट लेमन हु असिस्ट द मिनिस्टर, अ क्लेरिक रैंकिंग जस्ट बिलो अ प्रीस्ट इन क्रिश्चियन चर्चेस, है ना। मतलब क्या होता है, पुजारी के नीचे जो पुजारी होता है, इसको छोटा पादरी कह सकते हैं, जो उसकी मदद करता है। क्या कह रहा है, हु असिस्ट, और क्या कह रहा है, अ क्लेरिकल रैंकिंग जस्ट बिलो अ प्रीस्ट इन क्रिश्चियन चर्चेस, मतलब है पादरी के नीचे जो पद होता है, छोटा पादरी, उसको कहते हैं डीकन। तो यहां जो मेरा आंसर है वो क्या है, इसका आंसर सीधा सीधा है सी, एबट। एबट का मतलब होता है ध्वनि में बाहरी व्यवधान। तो एबट का मतलब होता है कि जो ईसाइयों का मठ होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, जो उसमें सबसे सुपीरियर होता है, उसको कहते हैं एबट। यानी एबे का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं एबट। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में बताए गए जितने भी 20 शब्द हैं उसमें से अधिकांश आपके लिए नए होंगे और आपको सीख करके बहुत मजा आया होगा, और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं बस आप सबसे इतना ही कहूंगा कि अगर हो सके तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप भी देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप अपनी अंग्रेजी अच्छी करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि शब्दों का एक अच्छा कलेक्शन आपके पास हो, ताकि जब कभी भी आप बोलें तो आपको शब्द की कमी महसूस ना हो। साथ में जो परीक्षार्थी हैं जिनको एग्जाम देना है उनके लिए तो ये हर मायने में महत्वपूर्ण है। अगले दिन फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। पहले से भी प्रॉमिस किया है, फिर से बोल रहा हूं कि जरूर उपस्थित होंगे। समय यहां से विदा लेने का, लेकिन आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।